दोस्तों स्टार्ट कराते हैं। जैव प्रक्रम पोषण शोषण परिवहन उत्सर्जन की बात करें। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर का टूट फूट है उसे बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करती है। जैव प्रक्रम कहलाती है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। पोषण शोषण वहन उत्सर्जन आपके पोषण की बात करते हैं। सजीवों में होने वाली प्रक्रिया जिसमें जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किसी क्रियाशील बनाए रखने के लिए अंगों की वृद्धि उसके पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों का ग्रहण करना उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार का होता है। स्वपोषी पोषण होता है। इसमें ऐसे पोषण जिसमें स्वपोषी जीव बाहर से लिए गए पदार्थों को कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं और ऊर्जा के स्रोत में संचित करते हैं और स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल पादप होता है। विषम पोषी की बात करते हैं। यहाँ पर ऐसे जीव जो भोजन के लिए पादपों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं विषम पोषी कहलाता है। जिसमें जो मानव विषम पोषी प्रकार है प्राणी सम भोज पोषण होते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं अतः उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसे अमीबा मानव होता है। मृत जीवी पोषण की बात करते हैं। ये अपना भोजन मृत जीवों के शरीर पर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसे फफूंद कवक होता है। परजीवी पोषण की बात करें अन्य जीवों के शरीर के ऊपर यानी बाहर रहकर उसके बिना मारे उनका अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पिताकर्मी जोंक कर्मरबेल होती है। स्वपोषी पोषण की बात करते हैं। इनमें जीव अपने आसपास के वातावरण से उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी सूर्य का प्रकाश अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात करें। हरे पादप स्वपोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया जिसमें पादप सूर्य तथा प्रकाश पर हरित क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड जल का उपयोग करता है और खाद्य संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। समीकरण आपका 6 CO2 + 12 H2 क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश होता है। 6 C6H12O6 ग्लूकोज बनती है। 6 H2 बनता है और 6 O2 बनती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल का पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल होता है। क्लोरोफिल और प्रकाश होती है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसमें जल का अपचय ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण बनने के तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन शर्करा के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो अवस्था में होती है। प्रकाश अभिक्रिया जिसे लाइट रिएक्शन बोलते हैं। प्रकाश अभिक्रिया जिसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं। नोट पर हरित के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। प्रकाश अभिक्रिया में यह अभिक्रिया हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है संपन्न होती है। इसमें निम्न कार्य होता है। सूर्य के प्रकाश में पड़ने हेतु वाले इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपनी कक्षा छोड़ देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को मुक्त करते हैं तो एडीपी से पी फास्फोरस संयुक्त होकर एडीपी बनाते हैं। इस प्रकार सूर्य को प्रकाश का ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्रवृत्ति हो जाती है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन द्वारा जल के अणुओं का हाइड्रोजन प्लस आयन था OH माइनस आयन में हाइड्रोक्सिल आयनों में अपघटन हो जाता है। इसमें 4H2 बराबर 4H प्लस व OH माइनस बन जाता है। 4H प्लस अन्य डीपी यानी ग्रहण करके अन्य DPH2 में परिवर्तित हो जाता है। 4H प्लस ये 2 अन्य DPH बनकर 2 अन्य DPH2 बनता है। उसके बाद में 4OH को संघनित होकर पानी का ऑक्सीकरण हो जाता है। उसके बाद में 4OH प्लस संघनन होकर 2H2O प्लस ऑक्सीजन O2 बनाती है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन वायु में मुक्त हो जाती है। इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल में चले जाते हैं। ऑक्सीजन जल में विमुक्त होते हैं। ऑक्सीजन जल से विमुक्त होती है। इस प्रकार अभिक्रिया में एटीपी व DPH2 बनते हैं जो ऊर्जा मुक्त करते हैं। एटीपी से एडीपी प्लस के परिवर्तन हो जाता है और ऊर्जा विमुक्त करते हैं जिसका उपयोग प्रकाशीय अभिक्रिया में किया जाता है। प्रकाशीय डायरेक्ट रिएक्शन बोलते हैं। जैसी अभिक्रिया हरित लवक के पेटिका स्ट्रोमा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से मिलती है इसलिए इसे प्रकाशीय अभिक्रिया डायरेक्ट रिएक्शन कहा जाता है। इस अभिक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान अन्य DPH2 तथा एटीपी दोनों ही अणुओं का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रेबुलोज तथा बाईफास्फेट के आरंभ होकर अभिक्रियाओं का चक्कर के प्रवेश करता है। इस चक्कर के दौरान कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण रेबुलोज बाईफास्फेट पुनर्द्रवण में होता है। चूंकि कैल्विन तथा एडी बेसन के इस चक्कर में खोज की थी इसलिए इसे कैल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया संक्षेप में रूप होती है का दो कार्बन डाइऑक्साइड 12 एटीपी तथा अन्य DPH2 बनते हैं। 6 C6H12O6 बनता है और 12 एटीपी तथा 12 अन्य DPH बनता है। उस प्रकार संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 6 CO2 से आपका 12 RUBP बनता है और 6 C6H12O6 बनता था। उसके बाद में यहाँ पर 12 अन्य DPH और 12 अन्य DP मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कार्य की बात करते हैं। तो प्रकाश लाइट यानी लाल व नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है। पराबैंगनी हरी पीली व अवरक्त प्रकाश में यह क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की निम्न तीव्रता पर तो बढ़ती है और उच्च तीव्रता पर घटती है। ताप इन टेम्परेचर 0 से 37 डिग्री ताप बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है क्योंकि एंजाइम निश्चित सीमा तक ताप को पर सक्रिय होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड या निश्चित स्तर पर तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है फिर नहीं बढ़ती है। जल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है क्योंकि ऐसा वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए संद्रों के बंद रहने के कारण होता है। इसमें पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद अमरूद पौधों में प्रकाश संश्लेषण दिनों में इसमें
दिन के समय रंध्र के बंद होने के कारण वह रात के कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है एवं रात में ही वह मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण करता है। दिन में प्रकाश की उपस्थिति में अंतिम उत्पाद का स्वरूप ले लेता है। रंध्र स्टोमा की बात करें, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। ये पत्ती की बाह्य तथा एपिडर्मिस में उपस्थित होते हैं। रंध्र के 2 द्वार होते हैं, रक्त कोशिकाओं से बने होते हैं। जब ये कोशिकाएं सफेद या स्फीत होती है तो रंध्र खुल जाते हैं, और जब ये स्थिर हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। जो कार्य रंध्र जब रंध्र प्रकाश संश्लेषण शोषण के दौरान गैस या आदान प्रदान में सहायक होते हैं, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। विषम पोषण की बात करते हैं। कोशिका जीव अमीबा में भोजन ग्रहण पादप कुटपाद में से करता है, खाद्यदानी बनते हैं और प्रत्येक पाचक रस पाचन करते हैं और व्यर्थ पदार्थ झिल्ली द्वारा बाहर निकल जाता है। पैरामीशियम में भी ऐसे पाचन होता है, मगर खाद्य ग्रहण एक विशिष्ट स्थान से होता है। उसके मानव पाचन तंत्र की बात करें, मानव प्राणी समभोजी प्राणी। मानव पाचन तंत्र में आहारनाल तथा सहायक ग्रंथि होती है। आहारनाल की बात करते हैं, यहाँ मुख से गुदा के मध्य एक सरनलिका होती है जिसके लगभग लंबाई 2 मीटर होती है। मुख ग्रसनी बात ग्रास नली मास से छोटे बड़िया मलद्वार होता है। मुख की बात करें, आहारनाल का अगर भाग होता है जो कटोरीनुमा यानी बल्ब से होता है। मुख पूर्व कठोर है, नीचे कोमल तालु का बना होता है। इसे मुख्य जीवा दांत व लार ग्रंथियां पाई जाती है। जीवा गलैंड अटंग की बात करें, मुख के मुख पृष्ठ भाग में आधारतल पर आपका फेनुलम लिंगुअल तथा जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है जो मुख गुहा के मध्य स्थित होती है। कार्य देखें, भोजन पलटना निगलना मुख गुहा की सफाई बोलने में सहायता करता है। जीवा पर 4 स्वाद क्षेत्र पाए जाते हैं तो स्वाद का ज्ञान कराते हैं। मीठा स्वाद क्षेत्र आपको ऊपरी अगर छोर पर पाया जाता है। नमकीन स्वाद आपके मध्य स्तर पर पाया जाता है। खट्टा स्वाद क्षेत्र आपका वार्षिक स्तर पर पाया जाता है। कड़वा स्वाद आपके ऊपरी पश्चिम भाग में पाया जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे। उसमें दांत की बात है, दांत के ऊपर व नीचे के भाग में अलग अलग जबड़े 16 दांत होते हैं। इसके अंदर आपके मसूड़ों में स्थित अंत उतने कारण इसे गर्तदंती कहा जाता है। स्तनियों के दांत द्विबार दंती होते हैं, 2 बार आते हैं। दूध के दांत या स्थायी दांत आते हैं। दांत पर इनेमल की परत होती है जो शरीर की सबसे कठोर सबसे कड़ी हड्डी होती है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कर्तनक, रद्दनक, अग्रचरणक और चौड़नक। जिसे इंसिशर के नाइन तथा प्रीमोलर पाए जाते हैं। जो कर्तनक होते हैं भोजन को काटने का काम करते हैं। रद्दनक आपके चिड़ियों चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचरणक चबाने का और चौड़नक आपके चबाने का काम करते हैं। दांत सूत्र बाद के शिशु के अंदर देखें 2102 यहाँ पर आपका प्रीमोलर अगर चौड़नक अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना। इसके अंदर टोटल 20 होते हैं और आपके वैसे के अंदर 21 23 होते हैं। टोटल आपके 32 होते हैं। 21 23 होता है, ठीक है ना। इसके बाद गर्सनी फ्रिंक्स की बात करें, यह गुहा जीवा तालु के बीच भाग में एक छोटी सी कोपिका नुमा गर्सनी से जुड़ी होती है। इसे गर्सनी के 3 अगर भाग होते हैं, नसा गर्सनी, मुख गर्सनी, कंठ या 2 गर्सनी बोलते हैं। मुख गर्सनी के नीचे की तरफ अगर भाग में श्वास नली पाई जाती है। पृष्ठ भाग में ग्रास नाल होती है। यह आपके जीवा मुख गर्सनी है या नासा गर्सनी या 2 गर्सनी। उसके बाद यह ग्रीवा पाई जाती है। आपके आगे देखें, आपकी ग्रास नली या ग्रसनी के नीचे भाग में प्रारंभ होकर ग्रीवा वक्षस्थल या मध्य पट्ट से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। यह एक संकरी पेश नली होती है जिसमें उपस्थित श्लेष्म ग्रंथि और सुषमा का श्रवण कर भोजन को लसादार बनाती है। क्रमाकुचन गति व भोजन को ग्रसनी से माशय को तक पहुंचाती है। घाटी ढक्कन क्या होता है? एपिग्लोटिस बोलते हैं। ग्रास नली के शीर्ष पर तुकों का एक पतला पल्ला होता है जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहा जाता है। कार्य भोजन में श्वास नली को जाने से रोकना होता है। माशय की बात करें, यह एक पेश या जे आकार की संरचना होती है जो ग्रास नली या ग्रहणी के मध्य उदर गुहा में बाएं हिस्से तक मध्य पट्ट के पीछे स्थित होती है। माशय के 3 भाग होते हैं, ग्रास नली, कार्डियक जठरागम भाग, फंडिस भाग होता है। जठर निर्गम भाग आपका ग्रहणी होती है। कार्डियक जठरागम भाग की बात करते हैं, जठर निर्गम भाग होता है, ये फंडिस भाग होता है आपका। ये मुख्य रूप से ग्रास नली। उसके बाद में कार्डियक जठरागम भाग, फंडिस भाग तथा जठारीय निर्गम भाग होता है। अंत के अंदर माशय में 2 अवरोधनी श्रवण पेशियां भोजन सामग्री के परागमन को नियंत्रण करती है। ग्रास नली का अवरोधनी तथा जठर निर्गमन अवरोधनी। छोटी आंत की बात करें, जठर निर्गमन से शुरू होकर बड़ी आंत का पूर्ण करती है जिसे औसत लंबाई 7 मीटर होती है। कार्य भोजन का सर्वाधिक पाचन अवशोषण होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है, ग्रहणी, अंकुर, क्षुद्रांत यानी कि आपका ड्यूडेनम तथा आपका जेजुनम तथा इलियम यानी कि अग्र क्षुद्रांतर तथा क्षुद्रांतर। ग्रहणी इसके बाद में भोजन के रासायनिक पाचन में भूमिका निभाता है। उसके अग्र क्षुद्रांतर की बात करते हैं, विशेष आंतर कोशिकाएं यानी कि जेजुनम होता है। कोशिकाएं पाचित भोजन का अवशोषण करती है। उसके बाद में आपका इलियम होता है, पोषक तत्वों जैसे विशेष पित्त, लवण, विटामिन अवशोषण करता है। और अगर शुद्रांतर में अवशोषण नहीं होता है। बड़ी आंत की बात करते हैं, अगर शुद्रांतर में अवशोषण नहीं होता है। इसके अंदर आपके अगर शुद्रांतर नहीं होता जबकि शुद्रांतर में अवशोषण होता है। बड़ी आंतर की बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें उपस्थित जीवाणु अपचित भोजन को किण्वन द्वारा सलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। जल व खनिज लवणों तक अवशोषण करता है। बड़ी आंतर 3 भाग होते हैं, आधांतर या नाल, इसके सिक्कम बोलते हैं। शुद्रांतर में आने वाले पचित आहार रस का अवशोषण करता है और तथा शेष अपशिष्ट को आगे वर्धांतर में पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर देखें कर्मी रूप परिशेषिका, इसके अंदर अन्ननाल के प्रथम भाग क्षुद्रांत्र से जुड़ा रहता है। थोड़ी नीचे भीतर यानी कि 4-5 इंच लंबी नली को आकार का होता है जिसे अपेंडिक्स बोला जाता है। इसे कर्मी रूपीय परिशेषिका या वेरी फॉर्म
अपेंडिक्स बोला जाता है। इसके हृदयतंत्र की बात है, कॉलन की बात करें, युवाकार के आकार की लंबी लंबी नलिका होती है जिसमें प्रकाश क्रमशः आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही या सिग्मा आकार नलिका पाई जाती है। मलाशय के रेक्टम की बात करें, अंतिम भाग होता है। इसका अंतिम भाग 3 सेंटीमीटर गुदानाल तथा से 2 बहिःश्रवणी तथा अंतःश्रवणी पाई जाती है। पाचन ग्रंथि बात करें, मानव में हरनाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियां लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। लार या लाला ग्रंथि बोलते हैं। कर्णपूर्व ग्रंथि जैसे सीरम, स्राव या स्थिति गालों में पाई जाती है। अधोजम या अवचुंबकीय लार ग्रंथियां तरल श्लेष्मा स्राव करती है। अधोजीवा ग्रंथि कर्णपल्लव, अधोजम अवचुंबीय लार ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि इन श्लेष्मा या स्थिति जीभ के नीचे होती है, ये आपके तरल श्लेष्मा स्राव करती है और मुख्य रूप से कर्णपल्लव यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपके भोजन को लसलसा बनाती है एंजाइम जो आपका टाइलीज या एमिलेज का श्रवण करती है। अग्नाशय की बात करें, पेनक्रियाज या मिश्रित ग्रंथि होती है जो बहिस्रावी अग्नाशय रस का श्रवण करती है। इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन वाले एंजाइम होते हैं अतः आंत्र में पाचन में मदद करते हैं। लैंगरहैंस द्वीप कोशिका से कोशिकाओं में इंसुलिन व ग्लाइकोगोन हार्मोन स्रावित जो शरीर में रक्त शर्करा का नियंत्रण करते हैं। यकृत लीवर की बात है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शारीरिक की यकृत पाने होती है। यकृत ग्रंथि पित्त रस का निर्माण करती है जो पित्ताशय में जाकर संचय होता है। यहाँ से यह पित्त नलिकाएं द्वारा ग्रहणी में डाला जाता है। कार्य देखें, पित्त लवण वसा को वसीय अम्ल तब वसा गोलिका बदल देता है, छोटी आंत में जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अधोजीवा ग्रंथि, अधोजम ग्रंथि, कर्णपूरव ग्रंथि। उसके बाद में आपका अग्नाशय, अमाशय, सवर्णी, विताशय और यकृत होता है। पाचन ग्रंथि की बात करते हैं तो मुख व कर्णपूरव ग्रंथि, ग्रसनी आपकी ग्रसिका, अधोजम अधोजीवा ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय, अग्नाशय, अगर शुद्रांतर अवसाधन आपका मलाशय, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इसके अंदर कोशिकांग होते हैं, सॉरी आपके अंग होते हैं। तंत्रों से भोजन पाचन की बात करते हैं। पाचन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है। मुख गुहा में भोजन ग्रहण कर उसे चबाना शुरू करते हैं। आपका लाला श्लेष्म में भोजन वो मुलायम लसलसा हो जाता है जिसे भोजन बॉल्स रूप में ले लेता है। जीभ के सहयोग से बॉल्स को निकलकर ग्रसिका लाया जाता है। ग्रसिका में भोजन क्रमकोचन गति से अमाशय में आता है। अमाशय में भोजन का आपका माध्यम अम्लीय हो जाता है। अमाशय में म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सेल का कार्य होता है, कीटाणु नाशक का कार्य करता है, जठर एंजाइम को सक्रिय करता है और टाइलिन एंजाइम का प्रक्रिया करता है, क्रिया को रोकता है। उसके बाद में प्रोरेनिन यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रेनिन की बात करते हैं। दूध, प्रोटीन, कैसिन की बात करते हैं, रेनिन नहीं। आपके इसके अंदर आपको दूध प्रोटीन के अंदर रेनिन को आप प्रोरेनिन को सीएल आपका रेनिन बदलता है। रेनिन आपके इनको दही या कैसिन पर कैल्शियम पैराग्नेशिएट में बदलता है आपका। उसके बाद में पेप्सिनोजन के अंदर असील में इसको पेप्सिन में बदल देता है। और यह प्रोटीन पेप्टाइड यानी पेप्सिन को अम्लीय माध्यम के अंदर ये पेप्सिनोजन आपका पेप्सिन में बदलने के बाद में प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड को पेप्सिन पेप्टोन्स या डाईपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड में बदल देता है। अमाशय के पाचन में फलस्वरूप काइम का निर्माण होता है। यहाँ से काइम ग्रहणी में प्रवेश करती है। तो ग्रहणी में अग्नाशय रस, पित्त, लवण, अंतररस छोड़े जाते हैं। अग्नाशय रस में स्रावी एंजाइम का कार्य होता है। इसमें स्टारच है वो आपके मुख्य रूप से अग्नाशय से एमिलेज निकलता है जो आपके स्टारच को माल्टोज में बदल देता है। प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन निकलते हैं जो आपके पेप्टाइड में बदल देते हैं। प्रोटीन जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज निकलता है, जो प्रोटीन को कार्बोपेप्टाइडेज पेप्टाइड अमीनो में बदल देता है। वसा के लिए लाइपेज निकलता है जो मोनोग्लिसराइड वसीय में बदल देता है। आरएनए और डीएनए के लिए न्यूक्लियोजेज निकलता है जो न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। अग्नाशय से मुख्य रूप से एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमो, कार्बोक्सिली पेप्टाइडेज, लाइपेज तथा न्यूक्लियोजेज निकलता है। अंतरे रस की बात करें तो यहाँ पर माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज तथा लाइपेज निकलता है और माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज उसके लैक्टोज को लैक्टेज ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज को सुक्रेज ग्लूकोज में बदलता है। वसा को लाइपेज वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोजेज आपको न्यूक्लियोटाइड प्लस शर्करा में बदल देता है। डाईपेप्टाइडेज यानी डाईपेप्टाइडेज अमीनो अम्ल होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बात करें, फास्फेटेज यानी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं प्लस राइबोज होता है। पित्त लवण की बात करें, पित्त वसा का पाइशन करता है। वसा को वसीय अम्ल तथा वसीय गोलिका में बदल देता है। ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अग्रस्त शुद्रांत्र भाग में अवशोषित किए जाते हैं, फिर अपचित होकर अनवशोषित पदार्थ बड़ी आंत में आते हैं जहाँ से जल व लवण का अवशोषण होता है। अपचित भाग ठोस भाग जमलाशय में अस्थायी रूप से संचित रहता है, यहाँ से मलद्वार के से मल त्याग दिया जाता है। उसके बाद देखिए आप दंत क्षय या डेंटल कॉर्नर बोलते हैं। जीवाणु शर्करा का क्रिया द्वारा मल बनाते हैं जिसे इनेमल मृदु या विख आपका निर्जलीकृत होता है। जीवाणु कोशिका खाद्य पदार्थों से मिलकर दांतों का चिपकर दंत पलाक बना देती है। दंत पलाक दांत को ढक देता है और इसीलिए क्षार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुँच पाता। उपाय की बात करें, भोजनोपरांत यानी ब्रुश करना चाहिए। भोजनोपरांत आपको ब्रुश करना चाहिए। उसके बाद देखिए लार ग्रंथि से आपका टाइलिन एमिलेज एंजाइम स्रावित होता है जो पॉलीसेकेराइड स्टार्च ग्लाइकोजन को टाइलिन छोटी पॉलीपेप्टाइड माल्टोज में बदल देता है। आगे देखिए दोस्तों आपका श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम।
आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र की बात करें, जीवों द्वारा ऑक्सीजन घड़कर उनका कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलती है, श्वसन की क्रिया कहलाती है। आपका ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6 CO2 प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। श्वसन एक अपचित प्रक्रिया होती है। कोशिका श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायु श्वसन, अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है और अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, 38 ATP बनता है और यह काम माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका की अनुपस्थिति में होता है, इसके अंदर ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, इसमें एथेनॉल लैक्टिक अम्ल बनता है। अंतिम उत्पाद इसके अंदर 2 ATP का निर्माण होता है, यह कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। उसके बाद में देखिए आगे है आपका संकेत कार्बन परमाणु है। ग्लूकोज से पाइरुवेट 3 कार्बन अणु की ऊर्जा प्लस ऊर्जा निकलती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ईस्ट में इथेनॉल, आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा निकलती है। 2 कार्बन अणु का होता है। ऑक्सीजन के अभाव के अंदर हमारी पेशीय कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनती है, 3 कार्बन अणु बनता है लैक्टिक अम्ल। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ऊर्जा निकलती है, ग्लूकोज का विघटन हो जाता है। जानकारी देखें, पादप में अनोक्सी श्वसन एग्जाम्पल मांसल, फलों, जीवाणु तथा कवक में पायरुविक अम्ल का परिवर्तन एथिल अल्कोहल में हो जाता है। जंतुओं में पेशियों में पायरुविक अम्ल का परिवर्तन लैक्टिक अम्ल में होता है, उनमें अनोक्सी श्वसन में थोड़े समय के लिए होता है। श्वसन की क्रियाविधि 2 पथ में पूरी होती है, ग्लाइकोलिसिस यानी इसमें ग्लूकोज के एक अणु 6 कार्बन 2 पायरुविक अम्ल 3 कार्बन अणु का निर्माण होता है। इसमें पथ में 4 ATP अणु का निर्माण होता है, जिसमें 2 ATP खर्च हो जाती है, 2 ATP का लाभ होता है। इसे EMP पथ भी कहा जाता है। यह पथ कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। क्रेब्स चक्र की बात करें, यह आपका यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका कला पर होता है। पायरुविक अम्ल के अणु में ऑक्सीजन ATP का एक अणु 5 अणु यानी NADH तो एक अणु FADH2 बनाता है। पायरुविक अम्ल के अंदर ATP का एक अणु यानी कि पायरुविक अम्ल के अंदर NADH आपका 5 अणु से 5 अणु बनते हैं, 5 अणु से इसके 3 ATP निकलते हैं, इससे 15 ATP का निर्माण होता है। FADH2 के अंदर एक अणु से 2 ATP निकलते हैं, मुख्य रूप से 2 ATP का निर्माण होता है। ये पायरुविक अम्ल से 18 ATP बनते हैं और 2 पायरुविक अम्ल से आपके 36 ATP बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP, क्रेब्स चक्र के 36 ATP बनते हैं। अंतः शोषण में एक ग्लूकोज अणु से 38 ATP प्राप्त होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्लूकोज से 6 कार्बन ATP से ADP बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, 6 फॉस्फेट से आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। यह ग्लाइकोलाइसिस के चरण होते हैं। उसके बाद 6 फॉस्फेट से 6 कार्बन श्रृंखला होती है, इसमें ATP से ADP बनता है और आपका फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट बन जाता है। उसके बाद 6 कार्बन से ट्रायोज फास्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, इसे 3 कार्बन श्रृंखला होती है। इसे NADH से NADH 5 प्लस बनता है। ये ट्रायोज फास्फेट या डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर आपका परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना, कुछ भी बन सकता है दोनों के अंदर से। इसके अंदर 2 ट्रायोस फास्फेट A1,3 बाई फॉस्फोग्लिसराइड बनता है, 3 कार्बन श्रृंखला होती है, इसमें ADP से ATP बनता है। 2 गुणा ट्रायोस फास्फेट 3 इंटू फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, जिसके अंदर 2 गुणा फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। H2 आता है, 2 गुणा फास्फोइनोल पायरुवेट बनता है, इसमें ADP से ATP बनता है, 2 गुणा पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल के अंदर 3 कार्बन होती है, ये पायरुविक अम्ल आगे जाकर के NADH प्लस बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसे एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर कार्य करता है। एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ 2 कार्बन श्रृंखला होती है, इसके अंदर आपके मुख्य रूप से एसिट्रिक अम्ल बनता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। NADH प्लस बनता है, अल्फा कीरोग्लूटेरिक अम्ल आपका कार्बन श्रृंखला बनती है, CO2 बनती है, NADH प्लस NADH प्लस बनता है, आपके GDP बनती है। उसके बाद में सक्सिनिक अम्ल बनता है 4 कार्बन का। उसके बाद FADH2 बनता है, मौलिक अम्ल बनता है 4 कार्बन का। उसके बाद NAD से आपका NADH प्लस बनता है, इसे ऑक्जेलिक एसिटिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद है श्वास 2 प्रकार के होते हैं, अंतः श्वसन या बाहर से वायु फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है। निःश्वसन की बात करें, फेफड़े में वायु बाहर चली जाती है। मानव श्वसन तंत्र की बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नासिका नासा मार्ग की बात करें, मानव में एक जोड़ी नासा मार्ग होते हैं जो नासा गुहा में से होता हुआ नासा घर्षण में खुलता है। नासा गुहा में श्लेष्मा पक्षमा रोम होते हैं जो श्वास में धूलकण, परागकण, जीवाणु, फफूंद आदि को जाने से रोकते हैं। श्लेष्मा का कार्य वायु का बना रखता है। मुख में श्वसन कर सकते हैं, मगर नासा मार्ग में कार्य मुख द्वारा संभव नहीं होता है, मुख में श्वसन करना लाभदायक नहीं होता है। उस प्रकार से यहाँ पर देखिए घर्षिका आपका लेरिंग्स पाया जाता है, श्वसन नलिकाएं ब्रोंकिया और श्वसन नली फेफड़ी तथा इस प्रकार से फेफड़े पाए जाते हैं। इसके बाद क्या देखिए घर्षणी यानी कि फ्रेंच क्या होता है, नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है। स्वर यंत्र लेरिंग्स की बात करते हैं, घर्षणी के श्वास नली से जोड़ता है, इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंग्स में ब्रश के द्वार पर एक पतला कपाट होता है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। लेरिंग्स दो
जो आपका लेरिंग्स 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। श्वास नली की ट्रे की बात करते हैं, 5 इंच लंबी नली होती है जो शिकार की उपास्थि चलों से होती है। श्वास नली को चिपकाने से रोकते हैं। इसमें उपकला श्लेष्मा का निर्माण होता है जो कार्य वायु को शुद्ध करना होता है। श्वास नली में 2 भाग आपको विभाजित होते हैं। श्वास नली ब्रोंकिया बनाती है, ब्रोंकिया फिर श्वास नली ब्रोंकियोल में बन जाती है। इसका अंतिम छोर कुपिका बनाता है। फेफड़ा के लंग्स या वृक्ष गुहा में एक जोड़े फेफड़े होते हैं जो लाल रंग या स्पंजी जैसे होते हैं। दाएं फेफड़ा 2 लोब्स व बायां फेफड़ा 3 लोब्स में बंटा होता है। यानी कि आपका तो दाएं फेफड़ा 2 लोब्स के अंदर, बायां फेफड़ा 3 लोब्स में बड़ा यानी बंटा होता है। प्रत्येक फेफड़े में सूक्ष्म रचना कोशिका होती है। प्रत्येक कोशिका में रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। यहाँ कोशिकाओं का विनिमय होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे प्लूरल झिल्ली कहते हैं। कोशिकाएं करीब 30 मिलियन होती है। कोशिकाओं में झिल्ली उपकला पाई जाती है। श्वसन क्रियाएं कोशिका श्वसन 2 पथ में पूर्ण होता है जो पूर्ण रूप से वर्णन किया जाता है। यहाँ पर आपके और आपका लैरिंक्स पाया जाता है। श्वास नली पाई जाती है। श्वसन इकाइयां ब्रोंकियल पाए जाते हैं। यहाँ पर ये कोशिकाओं का आगे देखिए आपके ये कोशिका है। कोशिका के अंदर कोशिका स्थूल पाई जाती है। यहाँ पर रकत वाहिनियाँ हैं। श्वास और रकत कोशिका है। आधारी कोशिकाएं हैं। उसके बाद फुफ्फुस में वाहिकाओं की एक आपकी कोशिका पाई जाती है। ऊर्जा का उपयोग करें। ऊर्जा का उपयोग देखिए कोश के श्वसन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग एडीपी तथा फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाना तो ऊर्जा मुद्रा होती है। यहाँ एडीपी से फॉस्फेट बनेगा, ऊर्जा बनेगी और एडीपी के अंदर फॉस्फेट जोड़ने पर एटीपी बनता है। एटीपी का उपयोग पेशियों को सिकुड़ने में, प्रोटीन संश्लेषण में आपके प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। पेशियों सिकुड़ने में, प्रोटीन संश्लेषण में, तंत्रिका आवेग के संचार में किया जाता है। लेकिन उपस्थिति में एटीपी का फॉस्फेट बंध अब टूटकर 30.5 kg प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी कि आपकी जूल की उपस्थिति में एटीपी का फॉस्फेट बंध टूटकर 30.5 kg प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न करता है। रोचक तथ्य बात करें कोशिकाओं की सतह पर फैलाएं तो लगभग 80 मीटर सुकेर क्षेत्र ढक जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन विसरण द्वारा फुफ्फुस से पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में 3 वर्ष का समय लगता है। यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन अगर विसरण द्वारा फुफ्फुस से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 वर्ष का समय लग जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है जो रात भी इसी में पाया जाता है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय होते हैं अतः रुधिर में विलय अवस्था में भी होता है। उसके बाद देखिए पौधों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है जबकि कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान अभिसरण द्वारा होता है। पौधों में काष्ठीय तनव रंध्रों के स्थान पर वातरंध्र या लेटिक्स पाए जाते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधे की जड़ों में उपस्थित मूलरोम रूट हेयर विसरण द्वारा मृदा से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान की दिशा यहाँ पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है जो यह आपका पर्यावरणीय अवस्थाओं पौधों की अवस्था पर निर्भर करता है। रात्रि में पौधे इस रात्रि में शोषण करते हैं। जब कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन होती है और ऑक्सीजन गड़की जाती है। दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो शोषण के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं। रहता है दिन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं अतः इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना होती है। उसके बाद वहन या परिसंचरण बात करते हैं। जंतु में परिसंचरण रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार में वह तंत्र जो शरीर में कोशिकाओं के बीच में मानव ऑक्सीजन व आपके वर्ज्य पदार्थों हार्मोन विद्युत अपघट्य पदार्थों का वहन करता है। ये रुधिर में प्लेज्मा में विलीन और कर वहन होता है। रुधिर एक तरल स्पंजी ऊतक होता है जब मुख्य भाग प्लेज्मा तथा रुधिर कोशिकाएं होती है। रक्त का परिवहन वाहिका तंत्र कोशिकाओं नलिकाओं द्वारा होता है। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के घटक होते हैं। हृदय रक्त वाहिकाएं तथा रक्त होता है। मानव हृदय की बात करें, मानव का हृदय गुलाबी रंग का शंक्वाकार खोखला मसल उपेक्षक होता है। यह वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यह कुछ बाईं ओर स्थित होता है। हृदय के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिका यानी कि इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसमें एक द्रव भरा रहता है जो कि हृदय का बाहरी आघातों से बचाता है। मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद और दाएं नीले और बायां नीले पाया जाता है। दायां आलिंद यानी कि महाशिरा से रुधिर प्राप्त करता था। बायां आलिंद फुफ्फुसी शिरा से रक्त प्राप्त करता। आलिंद में नीले से रुधिर द्विवलनी कपाट। दायां आलिंद बाएं नीले के बीच में पाया जाता है। द्विवलनी कपाट आपके बायां आलिंद तथा बाएं नीले के बीच में पाए जाते हैं। दाएं नीले के रुधिर फुफ्फुसी ध्वनि द्वारा फेफड़ों तक जाता है जबकि बाएं नीले में महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचने को लाया जाता है। कपाट का कार्य देखें, रुधिर को विपरीत दिशा में बहने में रोकता है। महाधमनियों का उद्गम स्थल अर्धचंद्राकार कपाटों द्वारा उस रुधिर को नीले से केवल महाधमनियों में ही जानने से होता है। इन्हीं के कारण रुधिर का महाधमनी से फिर नीले में प्रवेश नहीं पाता। हृदय को रक्त को पहुंचाने का कार्य कोरोनी धमनी करती है। महाधमनी की बात करें, यहाँ पर महाधमनी फुफ्फुस या शिरा, बायां आलिंद द्विवलनी कपाट आपका बायां नीले, उसके बायां नीले और दायां नीले, बायां आलिंद आपका त्रिवलनी कपाट महाशिरा। इस प्रकार से आपका मध्य का चित्र रहेगा। उसके बाद में शरीर में परिसंचरण की बात करते हैं। यहाँ हृदय में होने वाले संकुंचन के प्रकुंचन या शीतलावस्था अनुशीतलन का हो जाता है। रक्त दो बार हृदय से गुजरता है। जो पहले शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त आता है, फिर शुद्ध रक्त फेफड़ों द्वारा हृदय में प्रवेश किया जाता है। इस रक्त पश्चात बाएं नीले के अंदर महाधमनी द्वारा शरीर वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार से परिसंचरण द्विव संचरण कहलाता है। उसके प्रकार के यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ रक्त परिसंचरण तंत्र का। आगे देखें दोस्तों, इसके अंदर हृदय में संकुंचन परिस्थिति सम्मिलित रूप से हृदय
हृदय की धड़कन कहते हैं। एक सामान्य मानव हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। व्यायाम कड़ी मेहनत के साथ 1 मिनट में 80 से 180 बार धड़कता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें, नामक उपकरण के द्वारा हृदय की धड़कन में विद्युत वितरण रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऐसे कार्डियो ग्राफिक यानी रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी कहते हैं। हृदय की धड़कन को पेसमेकर या नोड से नियंत्रित होता है। हृदय में धड़कन मापने के लिए यंत्रों को स्टेथोस्कोप का काम लिया जाता है। एंजाइमर रोग में हृदय में दीवार में रक्त की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, जिससे हृदय का कारण हृदय का थक्का बनता है और कोरोनरी धमनी में संकुचन होता है। इस स्थिति में हृदय पेशी को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे सीने में दर्द होता है। कोरोनरी रोग में कोरोनरी धमनी में रक्त का थक्का बन जाता है, जिसे माइकोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कोरोनरी धमनी में अवरोध होने से हृदय की पेशियों को रक्त प्राप्त नहीं होता, जिससे हृदय की पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस अवस्था को हृदयाघात या हार्ट अटैक तथा माइकोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके बाद में देखिए आपके रुधिर वाहिकाएं शरीर में रुधिर का संचरण धमनियों और शिरा द्वारा होता है। धमनियां बात करें, इसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर को हृदय के शरीर के अंगों तक ले जाती है। इसमें कपाट वाल्व नहीं पाए जाते हैं। अपवाद फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। शिराएं की वेन्स की बात करें, अशुद्ध रुधिर बहता है। रुधिर को शरीर के अंगों तक एकत्रित कर हृदय तक लाई जाती है। इसमें कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। अपवाद फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। इसके रुधिर दाब की बात करते हैं, हृदय के संकुचन में धमनियों दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रुधिर दाब कहते हैं। संकुचन दाब 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के अनुशीर्ण दाब 80 मिलीमीटर के स्तंभ के होता है, अर्थात रुधिर दाब 120 से 180 तक होता है। रुधिर दाब मापने वाले यंत्र को स्पिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। शुद्ध रुधिर आपका ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। शुद्ध रुधिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है। रक्त या ब्लड की बात करें, रगत के बारे में हम स्योंजी तक में जानकारी ले चुके हैं। आपके इस लसिका परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। यहाँ पर इसके अंदर वह संवहन तंत्र स्योंजी तक जो उत्तकों के बीच में एकत्र होता है। यहाँ पर लसिका कोशिकाओं में जाता है। यहाँ रगत हल्का पीला, इसमें लसिकाणु लिम्फोसाइट नामक प्रतिरक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। जो कि लसिका परिसंचरण यानी कि लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। लसिका का प्रवाह एक दिशा उत्तकों के हृदय की ओर होता है। लसिका का परिसंचरण लसिका वाहिनियों तथा लसिका कोशिकाओं द्वारा होता है। मानव में लसिका अंग आपका लसिका पुटक प्लीहा थाइमस ग्रंथि तथा टॉन्सिल होता है। लसिका कार्य देखें तो जल का स्थायी संचय होता है। अतिरिक्त जल को पुनः रक्त में डालना होता है। प्रोटीन हार्मोन आदि का परिसंचरण होता है। वसा का परिवहन होता है। जीवाणु का भक्षण करना होता है, में ले जाकर डालता है। उसके बाद में देखें पादप में जल व खनिज लवणों का परिवहन। पादपों में जल व खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। पादपों की जड़ों द्वारा ऐसा जड़ व मृदा के बीच में आयनन के सांद्रण से अंतर होने के कारण सक्रिय रूप से खनिज लवण अवशोषित हो जाते हैं। इसमें ऊपर ले जाने में जब बल कार्य करता है, इसे मूल दाब या रूट प्रेशर कहते हैं। यह मूल रोगों द्वारा अवशोषित जल कोशिका में पहुंचकर जिसे वह फूल जाती है, इसी कारण दाब उत्पन्न होता है। इसे मूल दाब या रूट प्रेशर कहते हैं। इस दाब के फलस्वरूप जब इस दाब के फलस्वरूप जब जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश कर ऊपर चढ़ता है, रात्रि में जल के परिवहन को मूल दाब काफी प्रभावित करता है। दिन में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का परिवहन होता है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव देखें, तेजी से वाष्पोत्सर्जन में पानी का पत्ती का पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। इस कारण से वायुमंडल आपके यानी कि जो जाइलम है, जाइलम की पानी की मांग होती है, तनाव शुरू हो जाता है, जिसमें टहनियाँ तनाव एवं जड़ों द्वारा तक जाता है। इस प्रकार यह चूषण बल उत्पन्न होता है। इसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। जब जल व खनिज लवण जड़ से तनाव व पत्तियों तक ऊपर की ओर जाइलम के उत्तकों तक जाता है। उसके बाद देखिए पादपों में भोजन और स्थानांतरण की बात करते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। यह पादप तत्व फ्लोएम द्वारा उत्तक तक जाते हैं और भोजन पोषण तत्वों का परिवहन स्थानांतरण होता है। जब जड़ फलों बीजों वृद्धि आदि अंग आते हैं तो भंडारण के होते हैं। फ्लोएम स्थानांतरण ऊपर नीचे वाले कोशिकाओं में होता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम उत्तक में ऊर्जा के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। जैसे ही फ्लोएम यह पदार्थ पहुंचते हैं तो उनका परासरण दाब बढ़ जाता है, जिसमें जल प्रवेश करने लगता है। यह दाब फ्लोएम को पादप की आवश्यकताओं के अनुसार पादपों का स्थानांतरण करता है। उत्सर्जन की बात करते हैं। उपापचय क्रिया के फलस्वरूप शरीर से बने वर्ज्य पदार्थ इनको वेस्ट को बाहर निकालने की क्रियाविधि को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन के अंदर शरीर से बाहर निकालने वाले पदार्थ देखें, वर्ग है किडनी, नाइट्रोजन पदार्थ, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल को बाहर निकालती है। त्वचा लवण यूरिक निकालती है। यकृत आपके नाइट्रोजन पदार्थ को बाहर निकालते हैं। फेफड़ा आपके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। आंत आपका कुछ लवण अम्ल को बाहर निकालता है। अमोनिया सर्वाधिक टॉक्सिक अवासी पदार्थ है जो जल के साथ निष्कासित किया जाता है। औषधीय पदार्थों के आधार पर विभिन्न जंतुओं का वर्गीकरण देखें। अमोनोटेलिक की बात करते हैं। औषधीय पदार्थ अमोनिया होता है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, टेट्रा एनेलिडा, मोलस्का, कुछ मछलियां और आपके टेडपोल लार्वा के अंदर अमोनोटेलिक कहलाते हैं। इसके बाद एमिनोटेलिक की बात करते हैं। उत्सर्जन एमिनो अम्ल होता है। इसमें इकाइनोडर्मेटा के जंतु आते हैं। यूरिकोटेलिक के अंदर आपको औषधीय पदार्थ यूरिया होता है, जिसमें मेंढक स्तनधारी समुद्री मछलियां जाती है। यूरिकोटेलिक की बात करते हैं, यहाँ पर यूरिक अम्ल होता है। इसका औषधीय पदार्थ पक्षी, सरीसृप, स्थलीय पौधे करते हैं। कैंचुए का औषधीय पदार्थ आपका वृक्क होता है और उसके कॉकरोच का मेलपिक नलिके होते हैं। झींगा के अंदर सरंग ग्रंथियां व हरित ग्रंथियां होती है। कैंचुए के अंदर औषधीय पदार्थ वृक्क होता है। कॉकरोच के अंदर मेलपिक नलिकाएं पाई जाती है।
उसके बाद मानव ऊतक तंत्र की बात करते हैं। मानव ऊतक तंत्र का वर्क आपकी मूत्र वाहिनी मूत्राशय आपका मूत्र मार्ग होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका महाशिरा आपकी देखेगी पेल्विक दिख मिलेगा, मेडुल्ला मध्यांश बलकूट आपके विद्धि वर्ग ग्रंथि वर्ग धमनी शिरा वर्ग पष्ट माधवनी मूत्र वाहिनी मूत्राशय मूत्र मार्ग। मानव में एक जोड़ी वर्ग उदर के रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। वर्ग के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग आपका कोर्टेक्स होता है, भीतरी भाग आपका मेडुला होता है। मेडुला शंकुरूप रचनाओं से भरा होता है जिसे पिरामिड कहते हैं। प्रत्येक पिरामिड एक थैली गुंबज में दिष्ट होता है जिसे वर्ग या पेल्विक कहते हैं। यह मूत्र वाहिनी में खुलती है, जो मूत्र वाहिनी मूत्राशय में खुलती है। प्रत्येक वर्ग में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिन्हें वर्गाणु या नेफ्रॉन कहते हैं। वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है जिसे उत्सर्जन इकाइयां यानी एक्सक्रीटरी यूनिट भी कहा जाता है। मुख्य भाग आपका कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट नलिकाकार भाग आरोही अवरोही भुजा होती है जो हेनले के पास लूप से संग्रहित ग्रंथियां होती है। प्रत्येक वर्गाणु में एक कप की आकृति की संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, जो वर्ग में कोर्टेक्स भाग क्षेत्र से होता है। बोमेन संपुट में एक कुंडली नलिका होती है जो कि वर्ग पेल्विक में प्रवेश करती है। फिर यह नलिका हेनले पास बनाती है, फिर नलिका को संग्राहक नलिका में खोलती है। उसके यहाँ बाद में देखें यहाँ पर वर्तिका यानी कि बलकूट का वर्ग आवरण होता है, मध्य पिरामिड होता है, कैलिक्स वर्ग धमनी वर्ग शिरा वर्ग पेल्विक मूत्र वाहिनी निकलती है। और यहाँ पर अभिवाही धमनी अपवाही धमनियाँ निकलती है। ग्लोमेरुलस यानी कोशिकीय कुछ पाया जाता है। बोमेन संपुट होता है। इसके बाद समय पर संचालित नलिका होती है, दूरस्थ संचालित नलिका होती है, आरोही भुजा होती है, अवरोही भुजा होती है, हेनले पास होता है, बाह्य रेक्टा होता है और आपका संग्रह नलिका होती है। इसके बाद में देखें आपकी संग्रह नलिका में कई नेफ्रॉन की नलिकाएं खुलती है। संग्रह नलिका वर्ग पेल्विक या मूत्र वाहिनी मूत्राशय में खुलती है। वर्ग में रुधिर आपूर्ति देखें, रक्त का प्रवेश रक्त यानी वर्ग धमनी यानी वर्ग धमनियाँ वर्ग में अंतर अभिवाही धमनियाँ के बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस यानी अपवाही धमनियाँ बोमेन संपुट से निकलकर वर्ग शिराएं वर्ग में चली जाती है। उसमें रक्त शिरा में रक्त पुनः हृदय में चला जाता है। नेफ्रॉन के द्वारा मूत्र निर्माण के निम्न प्रकार से होता है। निषेधन के बाद फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। जब रक्त ग्लोमेरुलस में पहुंचकर जो बोमेन संपुट में स्थित होता है, रक्त में जल खनिज लवण ग्लूकोज अमीनो अम्ल अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ सुधारकर बोमेन संपुट में जाकर नलिका का कार भाग में पहुंच जाते हैं और शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का पुनर्वशोषण हो जाता है। पुनर्वशोषण की बात करें रीऑब्जर्वेशन, वर्गाणु का नलिकाकार भाग से शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज अमीनो अम्ल लवण और जल पुनर्वशोषण हो जाता है। नलिका स्राव के डक्ट सिक्रेशन की बात करते हैं। यूरिया अतिरिक्त जल लवण या अतिरिक्त उत्सर्जित पदार्थ वर्गाणु में नलिकाकार भाग के अंतिम सिरों में रह जाते हैं और मूत्र का निर्माण हो जाता है। वहां से मूत्र संग्रह नलिका मूत्र वाहिनी मूत्राशय आकार स्थायी संग्रहण हो जाता है। इसे मूत्र मार्ग में दाब या बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र का संघनन देखें, हल्के पीले रंग का द्रव होता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के उपघटन से यूरोक्रोम का नामक वर्ण पाया जाता है। पीएच आपका 4.5 से 8.6 यहाँ प्रकृति अम्लीय होती है। मूत्र में 94% जल, यूरिया 2%, प्रोटीन शर्करा क्लोराइड 1.3%, यूरिक अम्ल 0.5% के साथ अत्यल्प होता है। क्रिएटिनिन या सोडियम कैल्शियम तो पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोरीन सल्फर सल्फेट PO4 आपका अमोनिया और सीसा आर्सेनिक आयोडीन व नाइट्रोजन आदि पाए जाते हैं। व्यक्ति के दोनों वर्ग खराब होने पर कृत्रिम वर्ग यानी अपोहन डायलिसिस द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का अलग किया जाता है। एक वयस्क मानव प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया को उत्सर्जन किया जाता है। यदि मूत्र में ग्लाइकोस यूरिया तथा कीटोन यूरिया की उपस्थिति हो जाती है, मधुमेह डायबिटीज मेलिटस लक्षण उत्पन्न हो जाता है। पौधों में उत्सर्जन की बात करें, पौधों द्वारा पदार्थ के व्यर्थ के रूप में आसपास के पदार्थों से उत्सर्जित कर दिया जाता है। रात के समय पौधों के लिए ऑक्सीजन एक व्यर्थ पदार्थ नहीं होता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक व्यर्थ पदार्थ होता है। व्यर्थ पदार्थ गोंद रेंजिन टैनिन के रूप में पुराने जाइलम मर्द काष्ठ में विकसित हो जाते हैं। बहुत से व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थों पत्तियों की कोशिकाओं के आपके रिक्तिकाओं के संचित हो जाते हैं। पत्तियों के गिरने से इनमें छुटकारा मिल जाता है। जल की अतिरिक्त मात्रा को वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल मुक्त कर दी जाती है। इस प्रकार से आपको वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।